बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट फॉर्म से इक्वेशंस की कंस्ट्रक्शन के इक्वेशंस को किस तरह से बनाना है और फिर उनके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। फिर बिल्कुल वैसे ही कि हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड्स भी देखने हैं। फिर शॉर्टकट मेथड के ज़रिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 13। तो यहाँ पर आपने कोई भी क्वेश्चन होना बड़े ध्यान से सबसे पहले उसको समझो, उसको रीड अच्छे तरीके से करो और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ जाओ। अब यहाँ पर देखिए, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 8 पेंसिल्स इज ₹100, whereas the cost of 5 पेन एंड 6 पेंसिल्स इज ₹130. Find the cost of a pen. अच्छा बेटा, जी ना, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि जैसे हम लोग स्टेशनरी की शॉप पे गए, हमने ये नहीं पूछा कि एक पेन कितने का है, एक पेंसिल कितने की है। हम लोगों ने सिंपली जाकर उनसे ये कहा कि भाई 3 पेन दे दो, 8 पेंसिल्स दे दो, और एंड में उनसे पूछा भाई बिल कितना हो गया, उसने कहा 100 रुपये। हमने 100 रुपये दिया, हम वापसी आ गए। अब हमें नहीं पता कि एक पेन कितने का मिला, एक पेंसिल कितने की मिली, लेकिन हमें ये पता है कि इन टोटल हमारे पास 3 पेन एंड 8 पेंसिल वो ₹100 की है। Am I right? अच्छा, नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग गए तो हम लोगों ने उससे कहा कि 5 पेन दे दो, 6 पेंसिल दे दो। उसने कहा ₹130 बन गए। अभी भी हमें टोटल का पता है, एक पेन की प्राइस और एक पेंसिल की प्राइस का अभी भी हमें आइडिया नहीं। तो घर में जब पहुंचे तो आपसे पूछा गया कि भाई एक पेन कितने का है, आपको पता ही नहीं है एक पेन कितने का है। आपसे पूछा गया एक पेंसिल कितने की है, आपको पता ही नहीं है कि एक पेंसिल कितने की है। आपसे कहा गया कि अगर आप जाएं 2 पेन और 3 पेंसिल लेकर आए तो हम आपको कितने पैसे दें, आपको पता ही नहीं है कितने पैसे लेंगे आप। ऑलराइट, अब ये चीज हम लोगों ने फाइंड करनी है। इस सिचुएशन में अगर देखें तो क्वांटिटीज दी गई हैं और टोटल बिल की प्राइस है। पर यूनिट प्राइस आपको नहीं बताई गई, पर यूनिट प्राइस आपको नहीं बताई गई। तो वो पर यूनिट प्राइस आपने अपनी तरफ से सपोज कर लेनी है। मतलब आप लोगों ने यहां पर ये अज्यूम करना है कि एक पेन की प्राइस हमारे पास एक्स है, तो एक पेंसिल की प्राइस हमारे पास क्या है, ये हम लोग दोनों के एक्स नहीं सपोज कर लेना। दोनों एक्स तो उस टाइम पे होंगे ना जब हमें पता हो कि पेन एंड पेंसिल प्राइस आर इक्वल, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होती, डिफरेंट है। तो आपने एक को एक्स, दूसरे को वाई कंसीडर कर लेना है। अब देखें टोटल बिल कैसे बना होगा। टोटल बिल ₹100 का टोटल बिल उस शॉपकीपर ने कैसे बनाया होगा। उसने 3 पेन है ना, 3 को मल्टीप्लाई किया होगा पेन की पर यूनिट प्राइस के साथ, ऐसे ही है ना। तो ये क्या बन गई होगी आपके पास 3x, एंड की जगह पर आ गया +8, और 8 को मल्टीप्लाई किया होगा पेंसिल्स की प्राइस पर यूनिट के साथ, 8y इज कन्वर्ट हो जाता है इज इक्वल टू के साइन के साथ, और टोटल बिल बन गया आपके पास, आपकी एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई। ऐसे ही है। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ जाएंगे, 5 पेन, तो इसकी टोटल प्राइस क्या बन जाएगी हमारे पास 5x, एंड की जगह पर +6 पेंसिल 6y इस की जगह पर इज इक्वल टू, और कितना, यहाँ पे 130। अब देखें लीनियर इक्वेशंस बन गई आप लोगों के पास। और ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। अब लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने, सेटअप, उसके बाद 5 और 1 नंबर, यहां पर जाकर ये x का कोफिशिएंट, a की वैल्यू 3, 8 एंड 100 इज इक्वल, फिर 5, 6 एंड 130 इज इक्वल टू, और हमारे पास देखिए x की क्या वैल्यू आ गई। तो x हमने क्या सपोज किया था, पेन की प्राइस, एक पेन ₹20 का है। ऑल राइट, और इज इक्वल टू वाई, वाई की क्या वैल्यू हमारे पास आ गई 5। वाई से क्या मुराद था, पेंसिल, एक पेंसिल ₹5 की है। एक पेन की प्राइस ₹20 और एक पेंसिल की प्राइस ₹5। हमसे क्या पूछा गया था, पेन,
तो हम लोग किसको टिक करेंगे? 20 को टिक करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, एनी इशू? अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आप लोग ट्राई करोगे। जल्दी से इसकी इक्वेशन बनाएं और जरा इसको सॉल्व करें। आंसर क्या आता है आपके पास? A person bought 2 kilograms of onions and 10 kilograms of tomatoes for rupees 24 rupees, paying the same price। मतलब अभी उसने 24 रुपीज पे किए, उसने दोबारा भी 24, अच्छा, पेइंग द सेम प्राइस, एंड अदर पर्सन स्पेंड्स 27 रुपी, और उसने क्या कुछ परचेज किया? 1 किलोग्राम्स ऑफ ओनियन एंड 20 किलोग्राम्स ऑफ टोमेटोज। वर्क आउट द प्राइस फॉर ईच किलोग्राम ऑफ टोमेटो। बेटा ओनियंस का भी यहाँ पे पूछा जा सकता था, ओनियंस एंड टोमेटोज दोनों का भी पूछा जा सकता था। तो हमने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे सपोज कर लिया करें। अब जैसे पहले अगर ओनियन आ गया है ना, तो भाई ओनियन को आप एक्स सपोज कर लो और टोमेटोज को आप, लेकिन ये क्या सपोज किया? पर किलोग्राम प्राइस। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ओनियन को ही एक्स सपोज करो। अगर आप लोग ओनियन को वाई और टोमेटोज को एक्स सपोज कर लो, तब भी आपका आंसर सेम आना है। हाँ, एक्स एंड वाई की वैल्यूज उलट आ जाएंगी, लेकिन ओनियन एंड टोमेटोज की प्राइसेस बिल्कुल सेम सेम आपके पास आएंगी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक्स किसको कहना है और वाई किसको कहना है। अब यहां पर देखें, फर्स्ट पर्सन के लिए अगर हम लोग इक्वेशंस बनाएं, तो फर्स्ट पर्सन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? 2 × x, 2x प्लस 10y, और टोटल बिल। शाबाश। अब नेक्स्ट पर्सन के लिए इक्वेशन बनाते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ ओनियन, तो 1x। तो अगर कोफिशिएंट 1 हो तो उसको नहीं लिखा जाता। ऑलराइट, प्लस 20 kilograms of tomatoes, 20y, and the total bill is 20। अब दोबारा से देखें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और जाकर आप इसको सॉल्व करेंगे। 2, 10, 24, 1, 20 एंड 27। ये देखिए x इज 7, और x से क्या मुराद था हमारे पास? और ये उसने हमसे नहीं पूछा। अगर वो पूछता तो बी ऑप्शन हम टिक कर देते। एंड द y इज 1। तो ये देखें, ये टोमेटोज की प्राइस थी। एनी इशू? क्लियर? नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 15। इसको ना बड़ी तसल्ली के साथ एक मरतबा पढ़ो, सिर्फ रीड करना है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इसको रीड करना है। करें जरा। A company manufactures two products, प्रोडक्ट ए एंड बी। बेटा जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपने एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ये जरूरी नहीं है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं। फिर दूसरी बात ये है, ये भी जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट एक ही प्रोसीजर पर अप्लाई हो जाए, एक ही डिपार्टमेंट में जाके बन जाए, ये भी जरूरी नहीं है। मतलब जिस तरह से आप जहां पर देखें ना, भाई जितने सब्जेक्ट्स होंगे एटलीस्ट उतने ही टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, ऐसा ही होता है ना। हर सब्जेक्ट का अपना टीचर मौजूद होता है। प्रोडक्शन करते हुए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, कि एक डिपार्टमेंट हमारे पास होता है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा होता है, एक डिफरेंट शेप देता है। दूसरा होता है वो उसकी पैकिंग कर रहा होता है। तीसरा होता है वो कुछ और काम कर रहा होता है। इस तरह के 3, 4, 5 डिपार्टमेंट मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, और तब जाके वो प्रोडक्ट कंप्लीट होती है। अब यहां पर अगर आप लोग देखें, दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अच्छा, हमारे सिलेबस में ना हम लोग जो वर्किंग क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट्स दो ही बनाएंगे। हाँ, ये अलग बात है, डिपार्टमेंट 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, लेकिन 3 प्रोडक्ट्स की तरफ वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोगों ने दो ही प्रोडक्ट्स बनानी है। अच्छा, इन दो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए अब ये भी जरूरी नहीं है कि देखिए भाई, अगर आपका क्यूएम का लेक्चर 1.5 घंटे का है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आर टू बी का लेक्चर भी 1.5 घंटे का हो, वो 1 घंटे का भी हो सकता है, हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरा वीक पढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 3 days अ वीक पढ़ाए जाते हैं।
उनके टाइम के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलते हैं, उनके सिलेबस के मुताबिक चलते हैं। तो यहां पर भी अगर प्रोडक्ट ए को डिपार्टमेंट वन के ऊपर डिफरेंट टाइम अप्लाई हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट बी को सेम डिपार्टमेंट में एक डिफरेंट टाइम अप्लाई हो सकता है। मतलब आप ये देखो, क्या एक चेयर और एक टेबल के बनाने में सेम सेम टाइम लगेगा? नहीं, डिफरेंट टाइम है। लेकिन दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी तो मौजूद हैं हमारे पास, तो वो आपको सारी स्टोरी सुना देता है। कहता है कि जो आपके पास ईच यूनिट ऑफ ए, प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए आपको 20 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, किसमें? असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, कि उसको असेंबल करने के लिए। और आपको 5 आवर्स रिक्वायर्ड हैं इन फिनिशिंग। आपके ये दो डिपार्टमेंट्स हैं, असेंबली डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग, तब जाके प्रोडक्ट ए कंप्लीट हो जाती है। तो प्रोडक्ट ए को कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम 25 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। इससे पहले प्रोडक्ट ए नहीं तैयार हो सकती। मतलब जितना भी जल्दी कर लो, 25 आवर्स लगेंगे उसको बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने। ये बात क्लियर? फिर प्रोडक्ट बी की बात करता है कि प्रोडक्ट बी को असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 10 आवर्स, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो प्रोडक्ट बी एक यूनिट बनाने के लिए इन टोटल 13 आवर्स रिक्वायर्ड है, तब जाके एक प्रोडक्ट ऑफ बी आपके पास बनेगी। फिर देखें, इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल इन असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब आपको ये बता, देखिए भाई, इसकी बेटा बात बिल्कुल ऐसी ही है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है, क्या आप 120 रुपीज की कोई चीज परचेज कर पाएंगे? नहीं, आपकी लिमिटेशन है कि मेरे पास है ही 100 रुपीज है। तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाओ, सपोज आप कैफे चले जाओ और उससे कहो कि यार ये एक लेज का पैकेट, एक जूस देना, और बिल बन गया 120 रुपए, क्या आप परचेज करोगे? नहीं, आप फिर उसमें चेंजेस करोगे। आप उसे कहोगे यार ऐसा करो, आप ये लेज रहने तो ये बिस्किट दे दो और साथ में जूस दे दो, 100 रुपीज बन गए, आप परचेज कर सकते हो। इवन के अगर आप 80 रुपीज की भी कोई चीज हो, आप परचेज कर सकते हो, लेकिन 100 प्लस की चीज परचेज। इसी तरह भाई, मेरे पास पूरे दिन में, हम सब के पास 24 घंटे हैं। अब हर किसी ने उसी 24 आवर्स में रहते हुए सारे काम करने हैं, लेकिन किस तरह से? हो सकता है आप 8 घंटे सोते हो, मैं 6 घंटे सोता हूँ। हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स। मैं टीचिंग के लिए ज्यादा वक्त निकालता हूँ, आप लोग हो सकता है स्टडी के लिए फिर ज्यादा वक्त निकालते हो, फिर अदर एक्टिविटीज देखी जाती है। जरूरी नहीं है कि आप सपोज मोबाइल फोन के ऊपर आप 2 घंटे लगा देते हैं, भाई मैं 15 मिनट लगाता हूँ। हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन है तो वही 24 घंटे ना। लेकिन हर किसी का यूजेज डिफरेंट है, क्या हमने उन 24 आवर्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अब जहां पर देखें भाई, आपके जो असेंबली डिपार्टमेंट है, उसके पास टोटल 450 आवर्स है, मतलब इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। और हमारे पास जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, उसके पास टोटल 130 आवर्स है, इससे ज्यादा हम उससे काम नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई? और वो फिर आपसे कहता है कि आप बताएं, आप प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स बनाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट ए भी पूछी जा सकती थी, ए एंड बी भी पूछी जा सकती थी कि कितने यूनिट्स बनाएंगे अगर दोनों डिपार्टमेंट्स फुली यूटिलाइज्ड हों। मतलब अगर असेंबली डिपार्टमेंट पूरे 450 घंटे और फिनिशिंग डिपार्टमेंट पूरे 130 आवर्स काम करे, तब जाकर हम लोग प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के कितने कितने यूनिट्स बना पाएंगे। बेटा फुली यूटिलाइज से मुराद है इक्विलिटी के ऊपर जा। अब यहां पर आप लोग देखो, इसको करने के लिए ना आपने ये देखो, 450 एंड 130, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये डिपार्टमेंट के ऊपर है या प्रोडक्ट्स के ऊपर है? डिपार्टमेंट्स के ऊपर है, शाबाश, गुड। तो जो रिस्ट्रिक्शन है ना, आपने उनको लिखना है यहां पर, ये असेंबली डिपार्टमेंट और ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट से लिखने हैं आपने इस तरह इक्वेशन बनाने के लिए। ये मैंने डिपार्टमेंट से लिखे हैं यहां पर, ए स्टैंड फॉर असेंबली डिपार्टमेंट एंड एफ स्टैंड फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ये आपने यहां पे लिखने हैं। अब असेंबली डिपार्टमेंट के पास कितने आवर्स हैं, तो आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद जरा यहां पर लिख देना है 450। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास कितने आवर्स हैं, तो यहां इसके साथ लिख देना है 130। ये बात समझ आ गई है?
अच्छा, साथ में क्या कहा गया, फुली यूटिलाइज्ड, तो आपने इसके लिए यूज करना है साइन इक्विलिटी का। ये बात क्लियर हो गई। अब जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड बी, वो आपने लिखनी है इधर। ये किस्म की टेबुलेशन करनी है, टेबल बनानी है, वो आपने लिखनी है इधर। अब इस क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ना शुरू करेंगे यहां से। प्रोडक्ट ए, तो आपने प्रोडक्ट ए के पास रहना है इधर। 20 आवर्स इन असेंबली डिपार्टमेंट, ए और असेंबली यहां पर आ जाएगा 20। क्लियर? फिर अभी प्रोडक्ट ए ही है, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा है, कितनी, तो ए में रहो लेकिन फिनिशिंग के पास, और यहां पर आके लिख दोगे 5। ये टेबल कंप्लीट करना है। फिर आ जाओ प्रोडक्ट बी के पास। प्रोडक्ट बी और असेंबली डिपार्टमेंट कितना है हमारे पास, तो यहां पर 10 आ जाएगा। क्लियर? और प्रोडक्ट बी ही है लेकिन फिनिशिंग में कितना है, तो यहां पे 3 आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? ये जो टाइम उसने बताया ये पर यूनिट बताया है। एक यूनिट बनाने में 20 आवर्स लगते हैं एंड 5 आवर्स इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो क्या हम लोगों ने एक यूनिट बनाना है, पता नहीं कितने बनाने हैं। तो प्रोडक्ट ए के नंबर ऑफ यूनिट्स को हम लोग सपोज कर लेंगे एक्स, और प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ यूनिट्स को हम लोग सपोज कर लेंगे, तो फर्स्ट कॉलम के साथ बेटा एक्स लगा देना, सेकंड कॉलम के साथ, और दोनों के दरमियान में आपकी ये देखें ये इक्वेशन बन गई है। ये सिर्फ हमारी हेल्प कर रहे थे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई। ये बात क्लियर हो गई। जब आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 5, मतलब प्रोडक्ट ए जो हमारे पास बनेगी वो 5 यूनिट, और y की क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है 35। तो प्रोडक्ट बी की जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे वो 35। हमसे क्या पूछा गया था, प्रोडक्ट बी, तो हम किसको टिक कर देंगे 35 को। ये बात क्लियर, कोई मुश्किल इसमें? अच्छा, अब बेटा आपके पास प्रोडक्ट ए के लिए थे 5 और प्रोडक्ट बी के लिए थे, तो मतलब ये आपके पास कैलकुलेटर में x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 30, और आपने 35 को टिक कर दिया। नेक्स्ट बेटा, एज प्रॉब्लम से रेलिवेंट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। कभी दो दोस्तों के दरमियान मिस्टर ए एंड बी की एजेस को कंपैरिजन हो रहा होता है, कभी फादर एंड सन की एजेस का कंपैरिजन हो रहा होता है। तो अगर दो दोस्त है ना, मिस्टर ए मिस्टर बी, तो हमें देखना पड़ता है कि किसकी एज ज्यादा है। ऑलराइट, लेकिन अगर फादर और सन की बात हो रही है तो कंफर्म है कि फादर की एज ज्यादा है। तो आप वहां पर सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं बाप की एज छोटी है बड़ी है, वहां पे नहीं सोचना। तो फादर की एज ये कंफर्म है कि हमारे पास फादर की एज ज्यादा होनी है, उसके मुताबिक हमने सन की एज को डिटरमिन कर लेना है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सिर्फ एक बार तो आप पढ़ो कि लिखा इंफॉर्मेशन गिवन क्या है हम लोगों को। अ बॉय इज 24 years देन हिज, तो यंगर से क्या मुराद है, छोटा, मतलब बड़ा नहीं समझ लेना यहाँ पे, छोटा है अपने बाप से कितने साल, 24 साल का डिफरेंस है दोनों की एजेस के दरमियान। मतलब अगर बाप की एज है ना, सपोज सपोज कि 40 years, अगर फादर की एज है 40 years, तो सन की एज कितनी होगी 16 years। अगर बाप की एज है वाई, तो सन की एज क्या होगी, नहीं, एक्स नहीं सपोज करना, y-24। ओके, मतलब अब देखो अगर आप लोग चाहते हो ना 2 वेरिएबल्स पे, हालांकि एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इक्वेशन 2 बनानी पड़ेगी। ये बात हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो इक्वेशन 2 बनानी पड़ती है, लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल हो तो एक ही इक्वेशन काफी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कोशिश करो, दोनों से भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करो कि आप लोगों ने सिंगल वेरिएबल पे रहना है। अब अगर आपने सपोज कि फादर की एज को एक्स कंसीडर कर लिया, तो सन की एज क्या हो जाएगी, x-24। अगर आप सन की एज को एक्स कंसीडर करो
तो फादर की एज क्या हो जाएगी? x+20। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर तरह से आ जाएगा। ये सबसे पहले बात होती है कि आपने जो सपोज करनी है चीजें वो किस तरह से करनी है। तो आपका आधा क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूज को सपोज करने में सॉल्व हो जाता है। जैसे ही उसने हमसे यहां तक की बात कही ना, तो हम लोग यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कि हम लोग यहाँ पे फादर की एज को, ये देखें उसने हमसे पूछा क्या, हाउ ओल्ड द, तो सन को सपोज कर लेते हैं हम लोग। ये देखें, सन को सपोज किया क्या, एक्स, तो उसके फादर की एज क्या होगी? अब देखो जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास आंसर भी एक्स का आएगा, और उसने पूछा भी वही था। अब अगर सपोज उसने फादर पूछा होता और मैं अजम्पशन बिल्कुल ऐसी लेता, तो एक्स में 24 ऐड करता तो फादर की एज आती। ये बात क्लियर? अगर मैं फादर को एक्स सपोज करता, तो सन आ जाता x-20। तो क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मेरे पास फादर की एज आती, उसमें से 24 माइनस करो तो सन की एज आती है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा फिर देखो फिर क्या कहते हैं, कहते इन 2 years टाइम, मतलब 2 साल मजीद गुजर गए। जब 2 साल गुजरेंगे बेटा, दोनों की एजेस में 2-2 साल का इंक्रीज आना है। ये नहीं होगा कि फादर की एज में 2 साल गया तो सन छोटा है तो उसकी एज में 1 साल का डिफरेंस आएगा। नहीं, अब दोनों ने 2 साल से इंक्रीज करना है। फिर क्या हो जाता है, अगर दोनों की एजेस में 2 years का इंक्रीज आ जाए, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी, आज की बात नहीं कर रहा, 2 साल बाद की बात कर रहा है। कि 2 साल बाद अगर इन दोनों की एजेस को ऐड करूं, तो एजेस का सम 40 बनता है। ये बात क्लियर? क्या करना है, हाउ ओल्ड द सन नाउ, तो बेटा 2 साल बाद सन की एज जो आज एक्स है, 2 साल बाद क्या होगी, x+2 हो जाएगी। और फादर की एज जो आज x+24 है, 2 साल बाद क्या हो जाएगी, इसमें भी +2। ये बात समझ आ गई? अब दोनों को ऐड कर दो। जब इसको ऐड किया, x+2 में ऐड कर दो सन की एज, ये अभी तक मैंने सन की एज लिखी है, इसमें ऐड कर दो फादर की एज। फादर की एज क्या है, ओके, तो किसके इक्वल होना चाहिए? बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो अब ये देखो, x+2, ये 2x+28 इज इक्वल टू, देन 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर फादर की एज पूछता तो फिर x+24, 6+24 इज इक्वल टू 30 years। ऑल राइट, कोई इशू? सबको क्लियर हो गई ये बात? अच्छा इसी से रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ, 2+26 28। क्वेश्चन 27 आप लोगों ने ट्राई करना है, करें शाबाश। खुद से जरा इक्वेशंस बनाएं, अपनी मर्जी की इक्वेशंस बनाएं, और जरा सोल्यूशन देखें इसका। जब भी एज के से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन है, तो बेटा ये देख लो कि उसने आपसे प्रेजेंट एज मांगी है, बिफोर सम इयर्स मांगी है, या आफ्टर सम इयर्स मांगी है। तो मोस्टली प्रेजेंट एजेस होती हैं। अच्छा आपको यहां पर बता देते हैं कि फादर की जो भी प्रेजेंट एज है, वो अपने सन की एज का 3 टाइम है। बेटा जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें 24 years यंगर था सन अपने फादर से, मतलब वहां पे उसने इन टाइम्स हमें कुछ नहीं बताया था। यहां पे वो कहता है भाई जो भी एज है वो सन की एज का 3 टाइम्स है। मतलब अगर आज सन की एज है ना 10 साल, तो उसके फादर की एज 30 साल है। 10 × 3। हाँ बिल्कुल, आंसर आ जाता है इसका। अब यहां पर देखो ना, आपने जब सपोज करना है ना, तो भाई आपका यहां तक का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। किस तरह से सॉल्व हो जाता है, भाई आपने फादर की एज, सन की एज को खुद से सपोज करना है। तो आप सन की एज को सपोज कर लो एक्स, तो फादर की एज क्या बन जाएगी,
और कोशिश करो टाइम्स में सन की एज को एक्सपोज किया करो, ताकि फादर की एज को सिंपली मल्टीप्लाई करवा लो। अगर आप फादर को सपोज करते हो ना एक्स, तो बेटा सन की एज एक्स डिवाइडेड बाय 3 हो जानी है। ये फिर इक्वेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आप लोग कोशिश करें इक्वेशंस में एक तो ये फ्रैक्शंस वगैरह के चक्करों में ना पड़े। तो आप लोगों ने ये फर्स्ट वाले को सपोज कर लेना है। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? अच्छा, फिर वो क्या कहता है, कहता है आफ्टर 22 ईयर्स। तो बेटा आफ्टर 22 ईयर्स सन की एज जो आज एक्स है वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 22। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, सेम चेंज आना है अब, उसकी भी एज प्लस 22। लेकिन अब वो 2 टाइम्स नहीं है, अब सॉरी अब वो 3 टाइम्स नहीं है, अब वो कितना है, ट्वाइस ऑफ इस। इससे सेकंड जो आपके पास कंडीशन हो उससे इक्वेशन बनाया करो। मतलब आप ऐसे समझ लो, सपोज कि जैसे ये सन की एज, ये फादर की एज, सन की एज अगर वैसे मैं सपोज कर रहा हूं, इधर मैं 5 कर दूं तो फादर की एज ट्वाइस है। ये बात क्लियर? अच्छा अब बात सुनो, क्या मैं कह दूं कि बोथ आर इक्वल? नहीं, 5 इज नॉट इक्वल टू 10। लेकिन मैंने इक्वेशंस बनानी है, इक्वलिटी पे जाना है। इक्वल करने के लिए अब मैं क्या करूं, मैंने इन दोनों को इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं है जैसे सन की एज को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो फादर की एज के इक्वल हो जाएगा, ऐसा है ना? तो बेटा यहां पर सेम आपने सिनेरियो लेके चलना है। तो यहां पर देखो आपके पास सन की एज क्या है, एक्स प्लस 22, और फादर की एज क्या है। अब ये दोनों इक्वल नहीं थे, फादर की एज ट्वाइस ऑफ हिज सन थी, तो सन की एज को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब दोनों बराबर। ऑल राइट, ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि जब देखें फादर और सन की एज कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, तो उसने हमें रिलेशन बता दिया है। उसने कहा है कि जो फादर की एज है ना अपने सन की एज का ट्वाइस है। तो आप लोगों ने सन की एज को ट्वाइस से मुराद है मल्टीप्लाइड बाय 2, कि टू सन की एज को मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो ये फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। अब क्लियर है? अब जाके इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहां से वैसे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये मेथड तो कैलकुलेटर पे भी सीखा था हम लोगों ने। किस तरह से, 2 × x + 22 इज इक्वल टू 3x + 22। यहां से x की वैल्यू आ गई एंड x इज 22, और x कौन था, सन। तो सन की प्रेजेंट एज 22 है, तो उसके फादर की एज प्रेजेंट एज क्या होगी, उसके फादर की प्रेजेंट एज फिर क्या होगी, 3 टाइम्स का डिफरेंस था, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 3, 66। ओके, अब हो गया सवाल। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 18। भाई क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा, शाबाश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। कंडीशन देखें, सबसे पहले कहते हैं दो नंबर हैं जिनका सम 18 है, मैं अगर उनको ऐड करें तो 18 बने, और अगर उन दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करें तो फिर वो कितना बनता है, 194। मैंने ऐसे दो नंबर चूज करने हैं। अब सबसे पहले देखें, 10 + 8 18, 5 + 3 + 15 18, 7 + 11 18, 5 + 13 18। पहली कंडीशन चारों ऑप्शंस पे अप्लाई हो रही है, ऐसे ही है ना? अब दूसरी कंडीशन, अब देखो 10 का स्क्वायर 100 + 8 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, 164। यहां पे कितना है, तो ये नहीं है। क्लियर? यहां पे देखो भाई 15 का स्क्वायर ही 225 हो जाता है। ऑलराइट, 194 से एक्सीड कर गया है, गलत है। मुझे तो सम 194 चाहिए था, अभी तो मजीद इसमें 9 ऐड होना था 3 का स्क्वायर, तो वो एक्सीड कर गया। 7 का स्क्वायर 49,
11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू 160, जबकि मुझे क्या चाहिए, तो ये भी नहीं है। अब यहां पे देखो, 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169, 169 प्लस 25, ये इसका आंसर है, ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑलराइट, अदरवाइज इसकी जो इक्वेशन थी वो यूं बन रही थी, भाई मुझे नहीं पता था दोनों नंबर्स कौन कौन से, तो मैंने एक्स एंड वाई सपोज किया, दोनों का सम और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखें ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो इनको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। इक्वेशंस ये बनती हैं, सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो मसला हो सकता था। तो इसके लिए यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट की जाती है, फिर फाइंड किया जाता है, तो कुछ 5 मिनट लग जाते हैं आपको सॉल्व करने। तो आपने इस मेथड की तरफ नहीं जाना। क्लियर? आपने ऑल्टरनेटिव अप्रोच को अप्लाई करना है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। ये जरा वन क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, द चार्जेस ऑफ अ हायर्ड कार आर ₹8 पर किलोमीटर फॉर द फर्स्ट 60 किलोमीटर। बेटा ये जो रेंट अ कार का बिजनेस होता है ना, और आपने सपोज लाहौर से जाना था किसी गांव, कहीं पे अपने घर जाना था, और आपने कार रेंट पर ले ली। अब आपने लाजिम बात है उसको रेंट भी तो आके पे करना है। उसके लिए उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा कि भाई मैं आपसे एक दिन के मैं आपसे 10,000 पे लूंगा, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा आप गाड़ी ले जाएं, उसकी मीटर रीडिंग उसने नोट कर ली कि अब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं। कहते हैं अगर आप 60 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करके, मतलब आना जाना वहां तक वापसी पहुंचने का, अगर 60 किलोमीटर है ना, उसके लिए मैं आपसे चार्ज करूंगा ₹8 पर किलोमीटर। 60 से आगे 120 तक जाते हो, तो 60 के बाद वाले जो 60 होंगे वो आपसे ₹6 पर किलोमीटर। फिर डिस्टेंस जितना ज्यादा कवर करते जाओगे, पर किलोमीटर रेंट कम हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं। और 120 के बाद जितना मर्जी सफर तय कर लो, ₹4 पर किलोमीटर चार्ज होगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? फर्स्ट 60 किलोमीटर के लिए ₹8 पर किलोमीटर, नेक्स्ट 60 किलोमीटर के लिए ₹6 पर किलोमीटर, एंड देन ₹4 पर किलोमीटर, चाहे 1000 ही क्यों ना हो। ओके, अब आप लोग अब पढ़े लिखे बंदे हो, अब खुद देखो कि आपके टोटल जर्नी का रेंट कितना बनेगा। तो उसने कहा कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 450 किलोमीटर। अब अगर शॉपकीपर ने आपको बता दिया हाँ जी 10,000 पे निकालें, आप क्या 10,000 पे उठा के उसे दे दोगे? आप कहोगे यार 10,000 पे कैसे, मैं वैसे ही आपसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कैटलिस्ट आप खुद कैलकुलेशंस करोगे, यार इसने 10,000 पे कैसे बना दिए, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? आपसे कहोगे भाई आपने कहा था ₹8 चार्ज करेंगे फॉर फर्स्ट 60 किलोमीटर, फिर इसको ऐड करोगे कि ₹6 चार्ज करेंगे फॉर द नेक्स्ट। आपने टोटल अभी 120 किलोमीटर का हिसाब किया है, जबकि ट्रेवल कितना किया, तो आपने ऐड करना है 4 इंटू। आप देखें टोटल 450, उसमें से 120 तो यहां पे कवर हो गया, बाकी कितना बचता है 330। तो आप लोग टोटल रेंट कितना पे करोगे? देखो ये टोटल अमाउंट आपके पास कितनी बनती है, 2140। बोलें 2160। 8 इंटू 60 प्लस 6 इंटू 60 प्लस 4 इंटू 330 इज इक्वल टू 2160। अच्छा अब मेरी बात सुनो। बेटा अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने रेंट कार के लिए रेंट कितना पे किया, तो आप कहते 2160।
अच्छा, अब उसने आपसे क्या बताया, नेक्स्ट देखो इसकी स्टेटमेंट। कहते हैं इफ द बैलेंस अमाउंट, मतलब ये रेंट पे करने के बाद जो मेरी पॉकेट में बाकी पैसे बच गए, लेफ्ट ओवर विद मिस्टर राशिद इज, अब वो कितनी अमाउंट है, उसने डायरेक्ट अमाउंट नहीं बताई, उसने कहा 1/4 है किसका, व्हाट ही पेड टू रेंट। तो उसने कितना रेंट पे किया, कहते हैं जितना उसने रेंट पे किया उसका 1/4 अभी उसकी पॉकेट में मौजूद है। तो आप लोग ये देखो कि उसके पास बैलेंस अमाउंट कितनी है। तो बैलेंस अमाउंट कैसे आ जाएगी, 2164 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन 1/4, एंड द आंसर इज 540 अभी उसके पास मौजूद है। 2160 उसने पे कर दिया, और 2160 का 1/4 540 अभी उसके पास मौजूद है। तो उसने पूछा है कि बताओ उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी, दोनों को ऐड कर दो, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब जरा इसको देखो, क्या समझ आ गई है, अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। फाइंड द नंबर सच दैट, अब हमने नंबर एक ही फाइंड करना है, लेकिन अब उसकी कंडीशन बता रहा है कि कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से क्या मुराद होता है, हमने एक नंबर सपोज कर लिया, हमें नहीं मालूम था, तो हमने क्या सपोज किया इसको, एक्स, एक्स के स्क्वायर, क्या मैं इसको यूं लिख दूं, का ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये देखो ये वाली बात कंप्लीट हो गई, ट्वाइस से मुराद है मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे थ्राइस होता तो मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे 4 टाइम्स होता मल्टीप्लाइड बाय 4। तो भाई ट्वाइस किसका, कहते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो मैंने स्क्वायर लिया और नंबर क्या था, एक्स। अब ये वाली बात जो अंडरलाइन है, क्या ये बात हम न्यूमेरिकली हम इस तरह से लिखेंगे, क्लियर। अच्छा फिर इसके साथ क्या करना है, कहते हैं इज 11 मोर देन, ये वाला जो नंबर है ना 2x², ये 11 ज्यादा हो जाता है किससे, कहता है 21 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब 21 टाइम्स से मुराद है 21 को मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ, ओरिजिनल नंबर के साथ, और ओरिजिनल नंबर क्या है, ये सेकंड जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, उसको इस तरह लिखा जाएगा 21x। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये बात समझ आ गई। अच्छा मैंने अब इनको इक्वल करना है, अब इक्वल करने के लिए मैं क्या करूं, उसने ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ना ये बताया कि ये जो पहला नंबर है ना, ये दूसरे नंबर से 11 ज्यादा है। मतलब आप यूं समझ लें जैसे मैंने इधर 21 लिख दिया और इधर 10 लिख दिया, देखो 11 ज्यादा है ना पहले वाला नंबर, और साथ में मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ये इक्वल करके दो। अब तुम इसको इक्वल कैसे करोगे, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ग्रेटर नंबर में से माइनस कर दो जितना ये ग्रेटर है, ताकि ये स्मॉलर के इक्वल हो जाए। आपके पास जी ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आप 2x² माइनस 11 कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप स्मॉलर नंबर में ऐड कर दो जितना ये छोटा नंबर है। अगर अब आप दोबारा से देखें बेटा, ये जब +11 इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो -11 ही हो जाता, तो बात एक ही है। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या करें, मैं इसमें से 11 माइनस कर दूं, क्या 21x के इक्वल हो जाएगा। अब देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सिंपली रीअरेंज करना है। तो जब रीअरेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2x² माइनस 21x माइनस, तो बेटा अगर यहाँ पे +11 भी करता तो दूसरी साइड पे जाके उसने -11 ही हो जाना था, इज इक्वल टू, अब ये अपने कैलकुलेटर को बताओ ये वाली इक्वेशन। हाँ जी,
हाँ, और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी शिफ्ट 5 3। अच्छा अब देखें यहाँ पर आपके पास 2x² तो 2 -21 -11। ये देखो आंसर इज, पहला नंबर है 11 और दूसरा नंबर है, तो यहां पर ये दोनों गिवन थे, तो किसको टिक कर देंगे? बहुत ही। अगर बेटा यहां पर होता फाइंड द नंबर, फाइंड द पॉजिटिव नंबर, तो आंसर दोनों है, लेकिन अब मैं बहुत को नहीं टिक करूंगा, अब मैं 11 को टिक करूंगा क्योंकि उसने कहा मुझे पॉजिटिव नंबर ही बताओ। अगर यहां पर होता फाइंड द नेगेटिव नंबर सच दैट दिस, तो मैं 11 को टिक ना करता, फिर मैं -1/2 को टिक करता। तो ये क्वेश्चन में देख लेना कि आपने नंबर बताना है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो मेंशन कर देता है कि पॉजिटिव नंबर, फिर चाहे नेगेटिव आंसर आता भी हो आपने नहीं बताना, फिर आपने पॉजिटिव आंसर करना है। और अगर नेगेटिव नंबर पूछ ले, आपने पॉजिटिव नहीं बताना, आपने नेगेटिव नंबर। ऑल राइट, क्या ये इक्वेशन अब सब बच्चों को क्लियर हो गई? बेटा स्टेटमेंट फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप इनको एक मरतबा फिर से भी ट्राई कर लोगे, ऐसा ही है ना? तो आपसे मजीद अच्छे तरीके से प्रेपरेशन हो जाएगी। लेकिन अब आपने मूव कर जाना है अपनी बुक की तरफ, चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बेटा बुक के में से ये कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ओके? जहां पर जो चीज पढ़नी होगी ना वो मैं आप लोगों को खुद बता दिया करूंगा। आपने क्यूएम के अंदर खास तौर पर हर चैप्टर के बेटा, अब हर सब्जेक्ट की ना अपनी अपनी नेचर होती है। अब जैसे इंट्रो टू अकाउंटिंग मैं सारी स्टडी टेक्स्ट में से पढ़ाता हूँ, वहां पे जरूरत ऐसी है। क्यूएम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर आप लोगों ने ना इसके आने हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट पर सेल्फ टेस्ट के ऊपर आपने आ जाना है। बेटा ये सेल्फ टेस्ट में वही क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह से रेलिवेंट, इक्वेशन से रेलिवेंट, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। अच्छा कुछ नहीं भी होंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोगों ने कल आपके साथ यहाँ पर क्लास में डिस्कस करने हैं। लेकिन जो हो जाते हैं इजी क्वेश्चंस वो तो आप ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन सपोज मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने अपनी बुक पर स्टैटिक बना देना है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने कल पूछना है। इन केस आपके पास बुक शॉर्ट फॉर्म में है तो एक पेपर पर आपने लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30, जो ना हो रही हो कि ये क्वेश्चन मैंने सर से कल पूछने हैं, और जो हो रहे हैं हम उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें काफी सारे इजी क्वेश्चन भी मौजूद होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एफर्ट्स आपने खुद से पुट करनी है। कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हो रहा, छोड़ दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 नहीं हो रहा, छोड़ दो, अपने पास से नोट कर लो कि मैंने पूछनी है ये अच्छी चीज। क्लियर? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, सुकून से उसको स्किप कर देना। लेकिन अब देखिए यहां पर हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस मौजूद हैं। इन टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस में से आप 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेंगे। 10 ना भी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ओके? ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।